मॉर्निंग क्लास 9। तो कल हमने अल्पविराम अर्धविराम पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे उपविराम चिन्ह कोलोन। ठीक है, ये दो बिंदु से इसे अंकित किया जाता है। उपविराम चिन्ह को अंग्रेजी में कोलोन कहा जाता है। वाक्य में जब कोई विशिष्ट बात का उल्लेख करना हो, कोई शीर्षक आदि देना हो, तब हम उपविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि उदाहरण भी दिया हुआ है। तो उपविराम का प्रयोग कोई ख़ास बात को कहने के लिए हम करते हैं। अब जैसे किसी गद्यांश आपको दिया गया, किसी गद्यांश का नाम हमें देना है, ठीक है, तो उसका शीर्षक लिखने के लिए हम उपविराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे कि प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक होगा, उपविराम चिन्ह यहाँ पे प्रयोग किया गया है। उसके बाद परिश्रम का फल, जंगल का राजा, खास नाम शेर, उपविराम चिन्ह देकर। वेद 4 हैं, यहाँ पे भी उपविराम चिन्ह, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तथा यजुर्वेद। तो आपने देखा उपविराम चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जहाँ कोई विशिष्ट कोई खास बात कहते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह, अगला कौन सा है, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह तो नाम से ही जाहिर है कि जब प्रश्न पूछते हैं तब हम इसका प्रयोग करते हैं। वक्ता जब किसी से प्रश्न पूछता है तब लिखित भाषा में वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करता है। ये चिन्ह भी आप जानते हैं, क्योंकि आप खुद भी देखते हैं जब हम लोग आपसे प्रश्न पूछते हैं तो वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे कहाँ गए थे, प्रश्नवाचक चिन्ह, इतनी देर से क्यों आए हो, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक अवयवों जैसे कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना आदि का हम प्रयोग करते हैं, उन समय वक्ता जब ये सब प्रश्न पूछते हैं तब उस समय हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि देखिए, आप किसके साथ आए हैं, तुमने नौकरी क्यों छोड़ दी, क्या तुम कल नहीं आओगी। सभी स्थानों में हमने प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया। ख, जिन वाक्यों में वक्ता ने प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया, बिना प्रश्नवाचक अनुतान के साथ वाक्य बोला हो, ऐसे वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तुम कर पाओगे या काम, ये प्रश्न ही हुआ ना, तुम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे यह काम। तो यहाँ पे एक तरह से वक्ता ने प्रश्न ही किया है, प्रश्नवाचक शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं। कल 4 बजे आ सकती हो, मुझे अपने घर ले चलोगे। तो यहाँ पे हमने प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया। जब भी हम प्रश्न की तरह से कोई बात करते हैं तब भी हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला विस्मयादि बोधक चिन्ह, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। जब बहुत खुशी हो या जब बहुत दुख हो तब हम अपने आश्चर्य को प्रकट करने के लिए इस विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विस्मय, आश्चर्य, घृणा, शोक, प्रसन्नता। अभी जैसे मैंने बताया, खुशी हो, दुख हो तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कहीं घृणा हो तब भी हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आदि भाव को हम व्यक्त करने के लिए जो पद या उपवाक्य या वाक्य के अंत में जो संबोधन सूचक जो संबोधन हम करते हैं उसमें जो हम शब्द लगाते हैं, तो उस जगह में लिखित भाषा में हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि उफ़, कितनी गर्मी है आज, तो उफ़ में भी हमने लगाया और कितनी गर्मी है आज। तो आज के दिन के बारे में हम बता रहे हैं, तो आज खास दिन है कि आज बहुत गर्मी है, तो यहाँ पे भी हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। छे, इतनी गंदी जगह के बारे में बता रहे हैं तो भी हम प्रयोग करेंगे। और छी, जब हम अपने भाव को प्रकट करें तब भी हम प्रयोग करेंगे। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं हम। विस्मयादि बोधक वाक्यों, पदबंधों या पदों के अंत में हम इसका प्रयोग करते हैं। क्या उसकी शादी हो गई, काश तुमने मेरी बात मानी होती, गधा कहीं का। छी, इतनी बदबू, कितना सुंदर दृश्य है, चिरंजीवी हो। तो यहाँ पे जब हमने कोई भी अपने भाव को प्रकट किया, तो भाव को प्रकट करने के लिए हमने विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया। तो जब हम इस पदबंध में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो उसके अंत में भी हम उसी चिन्ह को प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम अपने आश्चर्य के, खुशी के या दुख के भाव को प्रकट कर रहे हैं। ना तो प्रश्न कर रहे हैं, ना तो किसी वाक्य का अंत कर रहे हैं, बल्कि हम अपने भाव को प्रकट करें, इसलिए हम ये विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। संबोधन शब्दों के बाद भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जब हमने संबोधन दिया तब हम इस चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ हम कॉमा का भी प्रयोग करते हैं, चाहे तो हम अपने भाव का भी प्रयोग कर सकते हैं। मित्रों, अब आपको सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है।
तो संबोधन देते हुए भी हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम भाव प्रकट कर रहे हैं कि हम अपने भाव से आपको एक ख़ास व्यक्ति के रूप में संबोधित करते हुए जब हम बात कर रहे हैं तब भी हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। अगला है योजक तथा विभाजक चिन्ह, हाइफन। ये देखिए, जिसे आप डैश कहते हैं, छोटा सा जो होता है ना डैश, लेकिन वो डैश नहीं होता है, डैश रिक्त स्थान को बोलते हैं, वो बड़ा सा होता है। ये छोटा सा है, इसे हम हाइफन कहते हैं, यानी योजक या विभाजक चिन्ह, विभाजन करने वाला चिन्ह। योजक या विभाजक चिन्ह को अंग्रेजी में हाइफन कहा जाता है। जैसा कि यह नाम से स्पष्ट है कि यह चिन्ह दो शब्दों या फिर दो पदों को अलग करने या जोड़ने का कार्य करता है। तो हाइफन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? दो पदों को या दो पदबंधों को जोड़ने में या दो शब्दों को अलग करने में हम इसका प्रयोग करते हैं। योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ करें? विभिन्न शब्द युग्मों के मध्य में जब दो शब्द एक जैसे होते हैं तब हम उस जगह में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे लिखते लिखते, सोते जागते, उठते बैठते, रोना धोना, जीना मरना, चाय वाय। तो यहाँ पे हम इस योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं ताकि ये इन दोनों शब्दों को अलग करें। तुलनात्मक जब हम कर रहे होते हैं, तुलना कर रहे होते हैं सा या सी या से, तो भी हम इस चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। तुम सा, उस सा, मुस्सा, प्रहलाद सा, कर्ण सा, दानी सा, कंस सा, मामा। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि जब भी हम किसी के साथ तुलना करते हैं तब भी हम छोटा सा हाइफन यानी कि योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। शब्दों के द्वितीय रूप में, जैसे आते आते, जब हम शब्द को द्वितीय रूप में लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा था ना, जब दो शब्दों का युग्म बन जाता है या फिर दो शब्द दो रूप में द्वितीय रूप में आते हैं, एक ही शब्द दो रूप में यानी कि द्वितीय रूप में आ रहे हैं, तब भी हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। सोते सोते, रोते रोते, पढ़ते पढ़ते, देखते देखते। ठीक है। तत्पुरुष और द्वंद्व समास दोनों पदों के बीच में जब भी हम तत्पुरुष समास का प्रयोग करते हैं या द्वंद्व समास का प्रयोग करते हैं तब भी, जैसे तत्पुरुष समास के बीच में डाक गाड़ी, जीवन साथी, ग्राम पंचायत, हस्तलिखित, तो हाथ से लिखा हुआ, इसका समास विग्रह ऐसे होता है, लेकिन यहाँ पे हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं जब हम इसे समास बनाते हैं। द्वंद्व समास में तो प्रयोग होता ही है, दाल चावल, ये है योजक चिन्ह जिसे हम हाइफन कहते हैं। दूध भात, रात दिन, अच्छा बुरा, सच्चा झूठा, राम रावण, तो यहाँ पे क्या प्रयोग करते हैं हम? संयोजक चिन्ह यानी कि हाइफन, विभाजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। संख्याओं तथा उनके अंशों को शब्दों में लिखते समय, जब भी हम कोई संख्या को लिखते हैं या उनके अंश को लिखते हैं तब भी हम इस हाइफन का यानी कि संयोजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि 2/3, 4 संयोजक चिन्ह गुना, यहाँ पे देखिए संयोजक चिन्ह है, 2/3 यहाँ पे भी संयोजक चिन्ह है, 5 सैकड़ा, यहाँ पे भी संयोजक चिन्ह है। तो जब हम किसी संख्या को भी व्यक्त करना चाहते हैं या उसके अंश को व्यक्त करना चाहते हैं तो हम योजक चिन्ह या विभाजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, संख्याओं या फिर उनके अंशों को दिखाने के लिए या बताने के लिए। ठीक है। अगला है निर्देश या रेखिका चिन्ह, जिसे हम डैश, छोटा सा डैश, ये भी रिक्त स्थान वाला डैश नहीं है, वो एक बड़ा सा डैश होता है। ठीक है, वो नहीं है। निर्देशक चिन्ह, रेखिका चिन्ह यानी कि डैश को अंग्रेजी में डैश कहते हैं तथा इसका चिन्ह एक पड़ी रेखा के रूप में योजक चिन्ह के से थोड़े बड़े आकार में होता है, इसलिए इसे रेखिका चिन्ह भी कहते हैं। तो इसे हम रेखिका चिन्ह भी कहते हैं, ये थोड़ा बड़ा होता है। उद्धृत कथन से पहले गांधी जी का मानना था, तो यहाँ पे हम ये थोड़ा सा बड़ा हाइफन से, ये थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, निर्देशक चिन्ह या रेखिका चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अहिंसा के बल पर ही हमें आज़ादी मिली है। माँ ने कहा था, जब हम किसी के बारे में या कोई बात बता रहे हैं तब हम इस चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। नाटक, एकांकी, कहानी आदि में जब हम संवाद लिखते हैं तब भी हम इसी डैश का यानी कि इसी चिन्ह का, ये संयोजक चिन्ह नहीं है, ये बहुत छोटा सा होता है, ये उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, इसे हम निर्देशक चिन्ह कहते हैं, तो इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मीरा, क्या तुम मेरी किताब लाए हो? मदन, नहीं, भूल गया। मीरा, उसके बाद संयोजक चिन्ह, मदन, उसके बाद फिर संयोजक चिन्ह दे करके हम जो है अपने वाक्य को
पूरा करते हैं, यानी कि हम निर्देश दे रहे हो या फिर हम बता रहे हो कि उसने क्या कहा था, क्या नहीं कहा था, तो उस स्थान पे हम किसका प्रयोग करते हैं, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो 8 चिन्हों के बारे में लगभग मैंने आपको बता दिया है। ये सारे चिन्ह हमें हिंदी वर्तनी भाषा में प्रयोग में आते हुए दिखते हैं और हमें भी प्रयोग करना है तो बहुत देख कर, पढ़ कर, समझ कर करना है। ठीक है, तो आज मैं आपको यहीं तक कराती हूँ, बाकी अगले वीडियो।